नमस्कार। करंट अफेयर्स एंड पॉलिसी विथ राज के इस नए संस्करण में, जिसका नाम है वीकली न्यूज़ वेव, जो कि इस हफ्ते की मशहूर और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में एक एनालिसिस मैं करता हूं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी बात आगे बढ़ाएं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कृपया कमेंट भी करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मालूम पड़ेगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो आज की पहली खबर ऐसी है, फार्मर जो एजिटेशन चल रहा है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पे, हरियाणा और पंजाब और वेस्टर्न यूपी के किसानों के द्वारा, वहाँ उसके बारे में आज प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे, या उनके जन्मदिन पे, जिसको प्रकाश उत्सव भी बोला जाता है, सुबह सुबह आके 9 बजे राष्ट्र को संबोधित किया और ये बोला कि हम इस कानून को वापस ले रहे हैं, जो एक सरप्राइज डिसीजन था और दुनिया स्तब्ध रह गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की छवि ऐसी है कि वो जो एक बार जो अपना डिसीजन ले लेते हैं उसको बदलते नहीं हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का ऐसा कहना था कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। लोग उसके ऊपर डिस्कशन करने लग गए, टीवी चैनल में एक्सपर्ट आ गए, न्यूज़पेपर पे और सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा आने लग गई। काफ़ी सारे लोग मोदी से नाराज़ हो गए कि आपने बैक ट्रैक कैसे कर दिया, आज आपने फार्मर्स बिल को वापस लिया है, फिर आप जो है 370 की आदेश को वापस लेंगे, फिर सीएए को वापस लेंगे, क्योंकि देश में मोदी जी की छवि एक स्ट्रॉन्ग लीडर की है और उनसे कोई भी आदमी ऐसी उम्मीद नहीं करता। बहरहाल जो भी डिसीजन रहा हो, सरकार को ज़्यादा मालूम है कि उन्होंने क्या करना, और प्रधानमंत्री कुछ सोच समझ के ही उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ इस आंदोलन के अंदर कुछ देश विरोधी ताकतें, पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड खालिस्तानी ताकतें घुस गई थी, जो कि पंजाब में आने वाले चुनाव में माहौल ख़राब करना चाहती हैं और काफ़ी खून खराबा हो सकता है। क्योंकि अगर आप में से कुछ लोगों को मालूम हो, या ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा, 81 से लेके 84 तक पंजाब में काफ़ी बुरी हालत थी, उग्रवाद फैला हुआ था, आतंकवादी आ गए थे, और संत भिंडरावाला के नेतृत्व में एक खालिस्तानी फोर्स हो गई थी, जो देश को, पंजाब को देश से अलग करने का एक आंदोलन चला रही थी, और वह खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें हज़ारों बेगुनाह लोगों की मौत हो गई, और उसका एक खामियाजा हमारे देश को भी भुगतना पड़ा, जिसमें हमारी पूर्व प्रधानमंत्री और एक पॉपुलर लीडर श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनके ही जो बॉडीगार्ड थे, जो एक सिख थे, और वो उस समय उनके बॉडीगार्ड थे। तो सरकार नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो और जिसमें आम जनता का वो हो जाए, ऐसा तो बोला जा रहा है। अब ये सरकार को मालूम है, लेकिन ज़्यादातर मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया, इस पर अपील की गई, पीआईएल फाइल की गई, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, जिसमें उन्होंने इस पे 2 साल के लिए स्टे लगा दिया था, और एक कमेटी का गठन कर दिया था, जो ये बताने वाली थी कि इस कानूनों को क्या किया जाए। क्योंकि इस कानून में ऐसा कहा जा रहा था कि 80% किसानों का फ़ायदा है, 20% जो बड़े किसान हैं या मंडी वाले हैं या जो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका बेनिफिट नहीं है। बेसिकली वो किसान नहीं है, लेकिन वो जो ट्रेडर हैं उनका नुकसान हो रहा था। बहरहाल उसके ऊपर रोक भी लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो इसलिए इसको वापस लेना, या रिपील करना, अब ये दोबारा से पार्लियामेंट बैठेगी तो पार्लियामेंट में जाएगा और सरकार एक प्रस्ताव लाएगी कि ये जो कानून हमने लाए हैं, ये हम इसे वापस ले रहे हैं, उसको पास करके दोबारा राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा, और फिर वो कानून समाप्त हो जाएंगे। परंतु जो किसान संगठन के नेता हैं, उन्होंने आज दिल्ली में अपनी एक मीटिंग की और ये बोला कि हम लोग जो है अभी आंदोलन समाप्त नहीं कर रहे, और ये जगह खाली करके, बॉर्डर खाली करके नहीं जा रहे, लेकिन लोग ये चाह रहे हैं कि ये लोग बॉर्डर खाली करें। प्रधानमंत्री ने भी उनसे अपील की थी कि आप ये जो है बॉर्डर खाली करिए और आप अपने अपने घर जाइए, क्योंकि जो ये 3 कानून का मुद्दा था वो अब समाप्त हो चुका है, और पार्लियामेंट में हम इसको रिपील कर लेंगे। परंतु किसान जो हैं वो अभी नए नए मुद्दे लेके आ रहे हैं। वो जो है बोल रहे हैं कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, हमें एमएसपी चाहिए। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
गारंटीड सपोर्ट प्राइस चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ एमएसपी के ऊपर सरकार जो है कई फसलों को खरीदती है। कुछ राज्यों में तो एमएसपी की मंडियां भी नहीं है, जैसे बिहार है, केरला है। लेकिन कुछ राज्य जहाँ पर स्पेशली वेस्टर्न यूपी, जिसमें मुजफ्फरनगर वगैरह ऐसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, वहाँ पे, और पंजाब सारा और हरियाणा सारा, क्योंकि वहाँ पे गेहूँ और चावल की सबसे ज़्यादा खरीद होती है। तो वहाँ के किसान जो है चाहते हैं कि सरकार गारंटी दे कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी, उससे नीचे वो नहीं बेचा जाएगा और सरकार पूरी फसल खरीदेगी, जो कि एक विचार का विषय है, विवाद का विषय है। आगे चलकर सरकार क्या करती है इसके ऊपर पता लगेगा। फिलहाल के लिए मुद्दा जो है बीच में लटका हुआ है। किसान संगठन वाले फिर से 27 तारीख को बैठक करने वाले हैं और वो बताने वाले हैं आगे क्या होगा, सरकार क्या रुख लेती है, सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुओ मोटो एक्शन लेके उनको गाइड प्रॉपर ये बोला जाए, ऑर्डर पास किया जाए कि अब आप, सरकार ने कानून वापस ले लिया तो आप जो है ये सड़कें खाली करें, बॉर्डर खाली करें और आम लोगों की ज़िंदगी को और ज़्यादा परेशान ना करें, क्योंकि लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। लोगों के रोजी रोटी, धंधे, सब पानी सब बंद हो चुके हैं। इसके बाद हम आएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे, जिस पे जो है कम लोगों का जो है कम लोगों की नज़र गई है। वो ये है कि अभी अभी कल जो है देश के अंदर जो स्वच्छ सर्वेक्षण होते हैं उसका नतीजा आया था। भारत के राष्ट्रपति ने कल दिल्ली के अंदर जो भी ये शहर या राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लिया था, उन लोगों ने, उनको प्राइज़ मिले हैं, उनको इनाम मिला है और उनको एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे इसमें कई सिटी हैं, कई कैटेगरीज थी। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले अलग शहर थे और 10 लाख से ज़्यादा वाले अलग शहर थे। और उसके अलावा स्टेट के अंदर क्या इसकी जो है कार्यान्वयन किया जा रहा है, उसके ऊपर एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 किया गया था, जिसमें 4320 शहरों ने भाग लिया। और इसका एक रिज़ल्ट आया। इस रिज़ल्ट के अंदर जो पहले 10 सिटी आई, उसमें लगातार 5वीं बार इंदौर प्रथम आया, दूसरे स्थान पे सूरत, तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा, चौथे स्थान पे नवी मुंबई और 5वें स्थान पे पुणे शहर आया, छठे पे रायपुर, और उसके बाद जो है ऐसे करके विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम और अहमदाबाद, तो ये सारे, और 7वें नंबर पे भोपाल आया। तो इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई, पुणे, रायपुर, भोपाल और आपका विशाखापट्टनम और बाद में अहमदाबाद, तो ये ऐसे आए हैं। जिसमें से सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात और अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है वो प्रथम आ रहा है लगातार 5वीं बार से। और अगर ऐसे ओवरऑल स्टेट्स की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वो नंबर 1 पे आया है स्टेट में, जो सबसे स्वच्छ राज्य है। उनका एक शहर है लिस्ट में, लेकिन जो दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, जिनके 100 से ज़्यादा लोकल बॉडी होती है। 100 से ज़्यादा लोकल बॉडी मतलब महापालिका, नगर पालिका जिस राज्य में होती है, उसमें महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आए हैं और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे आए हैं। तो ये एक आया है रिज़ल्ट। इसके अलावा 91 शहर ऐसे हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, जिसमें हरिद्वार है, मेरठ है, बनारस है, प्रयाग है, यूपी और पटना है, भागलपुर है। पटना के, बिहार के और बंगाल के और यूपी के बहुत सारे शहर जो हैं वो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। तो गंगा के किनारे बसने वाले ऐसे 91 शहरों में जो बनारस है वो नंबर 1 पे आया है क्लीनलीनेस में। तो ये एक अच्छी बात हुई है कि लोगों का ध्यान इस ओर उतरा है कि 2016 में जब ये स्वच्छ भारत का अभियान शुरू हुआ तो सिर्फ 73 शहर इसमें शामिल हुए थे, लेकिन आज की डेट में 4320 शहर जो हैं इस स्वच्छ
सर्वेक्षण अभियान में, मतलब ये जो भारत प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया था, उसमें जो महानगर पालिकाएँ हैं, जो नगर पालिका है या निगम के वो अंदर में आते हैं, छोटे जिनमें बोला जाता है नगर पालिका, छोटे शहरों में नगर पालिका, बड़े शहर बड़े में महानगर पालिका, ऐसे होती हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से इनको डिफ़ाइन किया जाता है। तो ये सारे के सारे ऑलमोस्ट पूरी कंट्री के जो महानगर पालिका हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने शहर को साफ़ करने के लिए एक दूसरे शहर से कम्पीट कर रहे हैं। हर राज्य एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, जो कि भारत जैसे देश के लिए, इतनी पॉपुलेशन की देश के लिए, जहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो कराना एक मुश्किल काम है, अगर ये हम लोग कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जिससे हमारे देश में स्वास्थ्य के प्रति लोगों का जागरूक होना, बीमारियों का कम होना और मच्छरों के द्वारा फैलाई जाने वाली मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से हमारा बचाव होगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और उसमें भारत के राष्ट्रपति ने इन सबको पुरस्कार दिए हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। और जो राज्य पहले या दूसरे या तीसरे स्थान पर नहीं आ सके वो अगले साल तैयारी करेंगे और इंदौर को पछाड़ के पुणे को आगे आना चाहिए। ऐसे ही किसी और स्टेट राज्य को पछाड़ के जो 10वें नंबर पे हैं उनको तीसरे चौथे पहले नंबर पे आने की तैयारी करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक कदम है। तो इसके लिए मैं आपको सब जितने भी विजय हुए हैं, जिन लोगों ने ये रैंकिंग लाई है, उन सब के राज्य के पॉलिटिकल पार्टीज, जो होते हैं हमारे राजनीतिक नेतागण और उस सरकार को, प्लस जितने भी अधिकारी इन शहरों के या राज्यों में काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत उनका अभिनंदन और उनका धन्यवाद। और वहाँ के नागरिकों का भी धन्यवाद कि जिन्होंने डिसिप्लिन को फॉलो किया और वहाँ के अधिकारियों के साथ मिलकर इसको सफल बनाया। इसमें एक कैटेगरी और ऐसी भी थी कि जो अलग अलग कैटेगरी थी। इसमें एक मीडियम सिटी करके भी था, एक कैटेगरी थी जिसमें नोएडा नंबर 1 आया, जिसमें 3 लाख से 10 लाख की आबादी की पॉपुलेशन वाले में ये जो है नोएडा का फर्स्ट पोजीशन आई। इसके अलावा एक और कैटेगरी थी कि जिसके अंदर पानी की कोई कमी नहीं है, तो इंदौर शहर एक ऐसा शहर आया जिसमें पानी सरप्लस में है, वाटर प्लस, मगर मान लीजिए जितना पानी उस शहर को चाहिए उससे ज़्यादा पानी अवेलेबल है। तो वहाँ पे किसी भी आदमी को टैंकर नहीं मंगाने पड़ेंगे, नलों के आगे, सरकारी नलों के आगे लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा शहर वो हो चुका है। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में अगर कोई आदमी इंदौर में रहता है तो वो बहुत भाग्यशाली है कि उसके पास इतने अच्छे साफ़ सुथरे शहर में रहता है जहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। और उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि बिजली की कोई कमी होगी या सिविक व्यवस्थाओं में कुछ परेशानी होगी या काम धंधे में कोई परेशानी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इंदौर भारत का वो शहर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चाट बाज़ार है, जहाँ पे लोग तरह तरह के पकवान खाते हैं। वहाँ के खाने पीने के पकवान बहुत मशहूर हैं, जो ज़्यादातर मार्केट रात में चलती है। और देखने वाली बात यह है कि उनके इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी वहाँ पे किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। तो थैंक यू इंदौर। आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश के हालिया 2-3 दिवस दौरे पे। आज 3 दिन से प्रधानमंत्री यूपी में है। उन्होंने बुंदेलखंड रीजन में कई सारी प्रोजेक्ट, बिजली की प्रोजेक्ट, सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट और रोड और बाकी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए का उन्होंने वहाँ पे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री यूपी में थे और उन्होंने पूर्वांचल हाईवे का भी उद्घाटन किया था, जो कि बोला जाता है कि हिंदुस्तान के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक एक्सप्रेसवे है, जो 12 शहरों को जोड़ेगा और जिससे आप ये समझिए कि दिल्ली से यूपी और यूपी से बिहार जाने का रास्ता, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये जो है 6 लेन का एक एक्सप्रेसवे बनाया है, जो बाद में जा कर के 8 लेन का भी बनाया जा सकता है। तो सरकार में से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भी इनके आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जिसके ऊपर गाड़ी 120 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्पीड से चलाई जा सकती है
और अगर रोड होगा तो डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट के लिए सड़क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यातायात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पे आने वाले समय में लग्जरी गाड़ियाँ चलेंगी, जिससे जैसे आपको मालूम होगा कि दिल्ली से आगरा और आगरा से लखनऊ और लखनऊ से फिर आगे ये नया पूर्वांचल एक्सप्रेस बना गया है, तो ये दिल्ली को पूर्वी भारत से जोड़ रहा है। पूर्वी भारत का मतलब ये बिहार तक जा सकते हैं, आगे और भी बंगाल तक जा सकते हैं, तो वो दूरी कम हो गई है और ये एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। तो इसके लिए भी भारत सरकार को, मोदी सरकार को और योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देश की जनता, अभी यूपी में चूँकि चुनाव भी है, तो चुनाव होने की वजह से जो लोग बोल रहे हैं, परंतु ये भी बात ठीक है कि अगर चुनाव है लेकिन ये सब काम हुए हैं। और 5 साल के पहले अगर आपने प्रॉमिस किया है और चुनाव के बाद और चुनाव पे दूसरे चुनाव आने से पहले ये अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सब के बावजूद एक आने वाले समय में फार्मर्स आंदोलन के ऊपर हमारी नज़र रहेगी। जो संयुक्त किसान मोर्चा और उनके नेता टिकैत और सरदार राज्यपाल जी हैं, वो क्या करते हैं। एक बात और भी नोट करने वाली है कि इस विषय में सरदार अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने काफ़ी मदद की है भारत सरकार की। लेकिन अभी 50-50 चल रहा है, क्योंकि 50% लोग जो है इससे सहमत हैं, 50% लोग इससे सहमत नहीं हैं। वो एक कड़ा संदेश देना चाहते थे, लेकिन प्रजातंत्र में लाठी गोली से काम नहीं चलता। अपने ही आदमियों को अगर आप मारेंगे पीटेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं। उसमें कई निर्दोष जाने जा सकती हैं, लोगों के घर खराब हो सकते हैं, परिवार उजड़ सकते हैं और गुस्सा बढ़ सकता है। इसलिए सरकार ने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा, और दोबारा से उनके साथ बैठ के कमेटी बना के जो भी आगे जाकर के सोल्यूशन निकालना है वो निकल जाएगा। तो इन सब के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों खबरें बहुत अच्छी लगी होंगी और आपने पसंद की होंगी। तो कृपया करके देखते रहिए, सुनते रहिए मेरा चैनल करंट अफेयर्स विद राज, करंट अफेयर्स एंड पॉलिसी विद राज। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।